सीधे न्यूज रूम का हम रुख करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ हेड आदित्य नामदेव जी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए बेहद हृदय विदारक है और हम देख रहे हैं कि हमारे जवान किस तरह से खून से लथपथ हालत में उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल जय, देखिए 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ली थी। उसके बाद दो बड़े नक्सली हमले, एक बड़ा नक्सली हमला जिसमें 23 जवान शहीद हो गए थे, दूसरा बड़ा नक्सली हमला जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर, टोटल 11 लोगों की शहादत हुई है। आईडी ब्लास्ट का ये अपने आप में पिछले 4.5 साल में पहला बड़ा मामला है जिसमें इतनी बड़ी शहादत यहाँ पर हुई है। हमारे साथ न्यूज हेड है हमारे शरद द्विवेदी जी, वो भी जुड़ गए। सर, विजुअल्स बता रहे हैं कि कम से कम 40 से 50 किलो का एक्सप्लोजिव प्लांट किया गया था। ये वही एसओपीज होती है जब आप जंगल में जाते हैं पैदल, जब आप लौटते हैं उसी को फॉलो आपको करना पड़ता है, या तो डिफरेंट रूट, लेकिन पैदल ही आना पड़ता है। लिफ्ट ली गई, मेटाडोर का उपयोग किया गया और नक्सलियों ने प्लान। मुझे लगता है एक तो जिस तरह से जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह आंकड़ा शहादत का बढ़े, क्योंकि अभी जो प्राइमा फेसी हमारे पास रिपोर्ट है वो 10 जवानों की शहादत की है और एक वाहन चालक जो है उनका। निश्चित तौर पर ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि जिस तरह से पहले हम ये सोच रहे थे कि जवानों ने शायद शॉर्टकट लेकर कच्चे रास्ते से जाना चुना, लेकिन हमने देखा है कि ये वेल प्लान्ड एक मूवमेंट था नक्सलियों का, और सड़क पर बिल्कुल मुख्य सड़क जो है वहाँ पर ये आईडी ब्लास्ट किया गया। ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। और मैं फिर कहूँगा ये बात जो थोड़ी देर पहले आप और हम कर रहे थे कि आज तकनीक ने बहुत ही आला दर्जा हासिल कर लिया है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको लेकर एक कंसेंसस, सर्वानुमति बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समस्या नक्सली पूरा कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा अभी 14 लाख की 2 महिला नक्सली जिनके ताल्लुकात बस्तर से और आंध्र प्रदेश से हैं, वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में वो 14 लाख रुपए की इनामी नक्सलियों को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो ये पूरा जो एक कॉरिडोर है नक्सली, आप ये मत समझिए इनको हथियार कहाँ से मिलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जिन देशों से हथियार आते हैं, तो ये आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा है। और जब आप आतंकवाद को बहुत निर्ममता से कुचलते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, तो ये राइट टाइम है कि जब नक्सली समस्या को भी हमें एक बहुत टॉप प्रायोरिटी पर लेकर, मैं नहीं कहूँगा कि प्राथमिकता में ये कभी नहीं रही है, लेकिन आप क्या जंगल का सर्वेलेंस करने के लिए आधुनिक प्रणाली इस्तेमाल नहीं कर सकते? जब हम वीरप्पन के लिए 6 साल एक ड्राइवर तैयार करते हैं तो फिर वो उस तक पहुंचता है और उसको ट्रीटमेंट के लिए लेकर आता है और वो कुख्यात तस्कर मारा जाता है, तो हम क्यों नक्सलियों के साथ वो मुखबिरी का सिस्टम नहीं डेवलप कर पाते हैं? इसमें केंद्र और राज्य की समन्वित जॉइंट कमांड की बात कब से है आदित्य, आप भी जानते हैं कि नक्सलियों के लिए जितने भी नक्सली प्रभावित राज्य हैं उनकी एक संयुक्त कमान बने, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं अटकती हैं। अब इस इच्छा शक्ति के साथ इस पर एक निर्णायक पहल करने की जरूरत है। 25 मई 2013 सर, जब झीरम का वो हमला हुआ था, जब नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस का, और परिवर्तन यात्रा कांग्रेस निकाल रही थी, लौटते समय रूट बदला गया और कहीं ना कहीं नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसके पहले 9 मई 2019 की घटना, जब विक्रम मंडावी प्रेसिडेंट दंतेवाड़ा से विधायक हुआ करते थे, श्यामगिरी का ये भी वही इलाका है, अरणपुर के आसपास का श्यामगिरी, जहां पर ये हुआ है। श्यामगिरी में वो घटना हुई थी, अरणपुर में ये वाली घटना हुई। ये दूसरी घटना थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, विक्रम मंडावी जो प्रेसिडेंट विधायक हैं अभी बीजापुर के, उनके काफिले पर भी हमला हुआ। नजदीक है चुनाव 2023 का, कठिन होगी राह। देखिए, निश्चित तौर पर एक दहशत होती है, जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके मन में खौफ होता है, और कई बार नक्सली इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं दहशत के लिए कि देखिए हमने ये किया था, हमने जो अरणपुर में किया है ये हम फिर कर सकते हैं। और दहशत गर्दी जो शब्द है आतंकियों का, वही नक्सलियों का काम है कि वो सिर्फ दहशत क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चुनाव की प्रणाली को, खासतौर से सघन नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नक्सली ये खौफ पैदा करना चाहते हैं, और ये बताकर उन्होंने फिर ये दर्शाने की कोशिश की है कि वो समाप्त नहीं हुए हैं, या उनको लेकर जो कहा जा रहा है कि अब नक्सल समस्या पीछे की तरफ धकेल दी गई है। तो ये चीज़ें बार बार बताती हैं कि अभी भी जिस तरह नक्सलियों का आना जाना नक्सली कॉरिडोर से, हम पूरी तरह उस पर रोकथाम नहीं कर पाए। एक बड़ी बात आ रही है सर कि नक्सलबाड़ी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तब एक मोटिव को लेकर नक्सली आगे बढ़े थे। अब केवल और केवल उद्देश्य एक ही है, लेवी वसूल करना। चुनाव नजदीक है और अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी आती है, जगदलपुर में जैसी घटनाएं बढ़ेंगी फंड्स अचानक बढ़ जाते हैं चुनाव के लिए। क्या ये बड़ा कारण है इसके पीछे, एक बड़ी लेवी वसूल करने का?
बिल्कुल आपने ठीक कहा। चारू मजूमदार वो नाम है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भूमि आंदोलन, सुधार आंदोलन को लेकर नक्सलबाड़ी मूवमेंट की नींव रखी थी। और वही चारू मजूमदार इतने निराश हुए बाद में कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और उस पश्चिम बंगाल में जिस तरह वहाँ की तत्कालीन सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किए तो नक्सल की समस्या ही खत्म हो गई। आज भी हम देखते हैं जिन राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र या माफ़ कीजिएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये समस्या है। ये समस्या बताती है कि अभी भी कहीं ना कहीं हम उन सघन नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में इनरोड्स नहीं कर पाए हैं जहां हमें इनरोड करने की ज़रूरत है। शैलेन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आउटपुट हेड। शैलेन जी, विजुअल्स आप देख रहे हैं, विजुअल्स में चाहूँगा एक बार और हम दिखाएं। ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है शैलेन जी, ये एक मेटाडोर है जिसमें कम से कम 50 आदमी बहुत आराम से चढ़ के जा सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि एक स्क्रू भी नजर आ रहा है कहीं पर, इतना हैवी और इतना स्ट्रांग ब्लास्ट। देखिए, इस हमले को अगर हमको समझना है तो हमको समझना पड़ेगा गोरिल्ला वारफेयर, जिसकी आधारशिला कहीं ना कहीं 1969 में जब म्यांमार में जो युद्ध हुआ, अमेरिका की बड़ी फौज के सामने जहाँ के गोरिल्ला ने जब मुकाबला करने की कोशिश की, तो ये एक इजाद किया गया, ये युद्ध का एक वो तरीका है जो काफ़ी नुकसान पहुँचाता है दुश्मन को। तो ये गोरिल्ला वारफेयर है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग नक्सली करते हैं, क्योंकि जो इलाके हैं वो इस तरह के होते हैं, सघन इलाके होते हैं। तो ये हमले को हम वैसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब नक्सली मूवमेंट वहाँ छत्तीसगढ़ में बढ़ा तो आप देखेंगे कि 2000 के बाद ये लैंड माइन्स का उपयोग ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि बड़ी बड़ी फोर्सेस का मुकाबला नक्सली नहीं कर पा रहे थे। तो लैंड माइन एक ऐसा हथियार था जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ। चाहे हम उसके बाद सीआरपीएफ ने एंटी लैंड माइन व्हीकल भी उपयोग किए, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो उससे बच सकें। हालांकि ये तो सामान्य वाहन था। तो आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान पहुंचाती है आईडी। कम से कम 60 किलो की आईडी ज़रूर होगी जो हालात दिखते हैं, क्योंकि पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं गाड़ी के और सभी जवान मारे गए। लेकिन इस घटना में एक चीज़ देखना होगा कि अक्सर ये होता है कि इस तरह की लैंडमाइन ब्लास्ट करने के बाद फायरिंग भी होती है, लेकिन इस घटना में अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि फायरिंग हुई है। तो हाँ, तो ये हम कह सकते हैं कि ये तत्कालीन कार्रवाई हो सकती है नक्सलियों की। ये बहुत ज़्यादा प्लान मुझे नहीं लगती, क्योंकि ये सूचना जरूर मिली होगी कि मूवमेंट है फोर्स का यहाँ पर, जैसा कि बताया जा रहा है कि किसी ऑपरेशन पे निकले थे। और इसमें ये भी हो सकता है कि गलत सूचनाएं देके नक्सली कई बार सुरक्षा बलों को भरमाते हैं, और इस तरह की जब कॉन्वॉय निकलते हैं या इस तरह की टुकड़ियाँ जब निकलती हैं तो नक्सली जानबूझकर ऐसे इलाके में उनको फंसाते हैं। तो इसमें भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन अभी तक जो घटना का पैटर्न है उसमें ये लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा प्लान था, क्योंकि ये सिर्फ एक डराने की कोशिश थी। और जिसमें लेकिन हालांकि जवानों ने नक्सल की ये गलती की कि एसओपी का पालन नहीं किया। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसको कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया। वही गलती दोहराई है जो कई बार जवान दोहराते रहते हैं। तो ये पूरी घटनाक्रम को आप देख सकते हैं कि इलेक्शन से हम इसको जरूर जोड़ सकते हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश है नक्सलियों की तरफ से। पूरा घटना का जो पैटर्न है उसको देखकर मुझे ये लगता है। चलो जी, आईडी ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो अब सीआरपीएफ के पास और फोर्सेस के पास एंटी लैंड वाहन हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आईडी वहां पर लगाया जाता है कि वो एंटी लैंड माइन वाहन भी उड़ जाते हैं। तकनीक को और उन्नत करने की जरूरत। तकनीक उन्नत और जो एसओपी के जो प्रोविजंस हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हमेशा देखा गया है, मैं अभी फिगर्स देख रहा हूँ, गृह विभाग की एक रिपोर्ट है 2021 की, जो ये बता रही है कि जनवरी 2001 से लेकर मई 2019 तक माओवादी हिंसा में करीब 1002 माओवादी और 1234 सुरक्षा बल के जवान मारे गए। इसमें अलार्मिंग बात यह है कि नक्सलियों से अधिक सुरक्षा बलों के जवान मारे गए। 1234 जवान हैं और 1002 माओवादी हैं। तो आप देखिए कि वो किस तरह से जंगल की कंडीशन से, जंगल की चुनौतियों से परिचित हैं। हमारे जवान इस मामले में, हमारा ट्रेनिंग प्रोसीजर, हमारी तमाम चीज़ें, मैं नहीं कहूँगा कि वो पीछे हैं, लेकिन अभी भी नक्सलियों ने बरसों लगाया है इस सिस्टम को डेवलप करने में। हमें भी एक ऐसी फोर्स बनाई गई है, हॉक फोर्स, आप जानते ही हैं, कि जो जंगल की कंडीशन को बरसों तक समझती है और फिर वहाँ की हमें एक ऐसी फोर्स बनानी पड़ेगी। हालांकि पहले भी हमने, आपको याद होगा कि जो महेंद्र कर्मा थे, उन्होंने जिस तरह से अभियान शुरू किया था,
और बहुत ही ज़बरदस्त वो अभियान। लोकलाइट एक फोर्स हमें तैयार करनी होगी, या हमें एक ऐसी समन्वित फोर्स बनानी होगी, चाहे वो पूर्वोत्तर में ट्रेंड की जाए, जिसकी कंडीशंस बिल्कुल बिल्कुल बस्तर की तरह हों, या आंध्र प्रदेश की तरह हो, या महाराष्ट्र का जो जंगली इलाका है, वना क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से जुड़ता है। क्योंकि ये गुरिल्ला वार है, आप मार करते हैं और उसके बाद जंगल में गायब हो जाते हैं। तो जंगल में गायब होकर ये कहाँ जाते हैं और कैसे चले जाते हैं जहाँ तक हमारी फोर्स नहीं पहुँच पाती, इन सारी चीज़ों के लिए एक बहुत बरसों की एक मेहनत की ज़रूरत है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि वो मेहनत क्यों नहीं हुई, क्यों हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि हम इनको पकड़ें, इनको ढूंढें। इनके आज अगर आप कहते हैं कि हमने अपने, जब लड़ाई हो रही है तो आप युद्ध में कहते हैं कि हमने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, तो नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी कहाँ है? अगर मैं बात करूं बस्तर में तो कहाँ पर है, किस जगह? अबूझमाड़ में है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो हम मिलकर वहाँ उस रीढ़ की हड्डी को, उस सप्लाई को क्यों नहीं रोक पाते हैं? क्यों हम इनको छिटपुट वारदातों में ही मारते हैं? और आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 तक 1232 के करीब जवान मारे गए हैं और 1002 माओवादी मारे गए। जी, बड़ी बात यह है सर कि जैसे नक्सल ऑपरेशन होता है, इस घटना की हम जिक्र करें, चूंकि घटना आज की हरणपुर की, जवान लगभग 24 से 48 घंटे पहले कैंप से निकले थे। उन्हें एक स्पेसिफिक इनपुट आया था कि कहीं ना कहीं नक्सलियों के बड़े माओवादी कैडर के लोग वहां पर, मिलिट्री के कैडर के लोग वहां पर मौजूद हैं। अब हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन भी नक्सलियों के द्वारा दी गई हो। जब लौट रहे थे जवान, डीआरजी के वो जवान जो ट्रेंड है, डीआरजी के वो जवान जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड से, जो स्पेशलाइज फोर्स है छत्तीसगढ़ की नक्सलियों से लड़ने की, ये वो नक्सली हैं जो पहले नक्सली रह गए थे। आत्मसमर्पित नक्सलियों को डीआरजी में भर्ती कराया गया। बस्तर के युवा हैं, वो चप्पे चप्पे और रग रग से वाकिफ है वहां के। लौटते समय एक छोटी सी भूल, थकान हो गई थी, मेटाडोर का सहारा लिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने भी शायद ये मानना शुरू कर दिया है कि नक्सलियों को आप पीछे धकेल चुके हैं, और यही वो चीज़ है, नक्सली जानते हैं इन सारी चीज़ों को। आज भी देखिए कि नक्सलियों का मुखबिरी तंत्र कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट जो है उसकी तुलना में मजबूत है। सुरक्षा बलों का तंत्र इतना मजबूत नहीं है जितना नक्सलियों का है। अगर आज कोई पत्रकार भी किसी नक्सली क्षेत्र में जाता है तो 50 किलोमीटर दूर बैठे उनके ड्रेडेड कमांडर को ये मालूम पड़ जाता है कि एक बंसल न्यूज़ का पत्रकार या किसी भी चैनल या अखबार का पत्रकार यहाँ आया है। लेकिन ये इनपुट हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं है, इसको मजबूत करना होगा। इसमें एक बात और सामने आ रही है सर, ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम ये वही दंतेवाड़ा है जहां से फिलहाल महेंद्र कर्मा की जो पत्नी है देवती कर्मा, वो फिलहाल कांग्रेस की विधायक हैं। पिछला 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो यहीं के विधायक को नक्सलियों ने कहीं ना कहीं शहीद कर दिया था। ये दूसरी घटना उसी इलाके में, और उससे लगा हुआ बीजापुर का इलाका। पहले हम अक्सर इलाके में सुकमा के आसपास का जगरगुंडा का इलाका है, जो उसके आसपास के इलाके हैं, वो काफी नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अब ये वापस दंतेवाड़ा के आसपास, क्योंकि अरणपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है दंतेवाड़ा से, या ये माना जाए कि ये इस प्रकार की घटनाएं मतलब बहुत साफ है। वो कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि नक्सली पीछे होंगे, लेकिन अपने आप को लगातार वो मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में और बड़ी घटना देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है आदित्य जी कि मजबूत तो वो नहीं हो रहे हैं, तो वो जा तो पीछे रहे हैं क्योंकि लोगों का वो सपोर्ट उनके पास नहीं है। आपको याद होगा कि 90 से लेकर 2000 के बीच में नक्सलियों का एक बड़ा ही ऐसा चेहरा सामने आया जिसमें एक्सटॉर्शन भी शामिल था। आप ठेकेदारों से पैसे लेते थे, तो यौन शोषण की कहानियां सामने आई कि जिन लड़कियों को नक्सली बनाकर आप साथ में रखते हैं उनको आपने कहीं ना कहीं एक यौन दासी की तरह इस्तेमाल करने की बातें की। बड़ी बर्बर क्रूर कहानियां सामने आई, जैसे आप बोको हरम या ISIS जैसे कैंप से आपको कहानियां निकल कर सामने आती हैं। तो नक्सली समस्या अपना कॉज खत्म कर चुकी है, अब उसको मारना है। बस उनकी ताकत यह है कि वो बरसों से अपना सिस्टम जंगल में डेवलप कर चुके हैं। आप कह सकते हैं कि जंगल पर अभी भी उनका राज है। उस राज को हमें कैसे ब्रेक करना है ये हमें समझना होगा, और ये बिना जॉइंट कमांड के, केंद्र सरकार के सहयोग के, और मैं तो कहता हूं कि लिमिटेड ऑप्शन के साथ आपको, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि जो सैन्य ऑपरेशन से हिचकती हैं सरकारें, क्योंकि ग्राम्य जनजीवन से वो इतने घुले मिले हैं कि अगर आप कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ बड़ी संख्या में आम व्यक्तियों के हताहत होने की आशंका होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें मुखबिर सिस्टम डेवलप करके, हमारे पास ऐसी ऐसी एजेंसीज़ हैं, रॉ जैसी एजेंसी है जिसने बांग्लादेश वॉर के वक्त, बांग्लादेश कार्व आउट करते समय, पाकिस्तान युद्ध के समय ईस्ट पाकिस्तान को हमने जिस तरह से बांग्लादेश में बदला,
रामनाथ काव जैसे नाम आते हैं, डोभाल साहब से बड़ा नाम आज हम क्या बात करेंगे, जिन्होंने खुद पाकिस्तान में वक्त बिताया है। तो हम नक्सलियों के खिलाफ इस तरह का सिस्टम क्यों तैयार नहीं कर पा रहे? प्रायोरिटी इधर लानी पड़ेगी। आंध्रा की ग्रेहाउंड फोर्सेस है सर, जिनके बारे में कहा जाता है स्पेशलाइज्ड फोर्स है, केवल और केवल नक्सलियों के खिलाफ ही यूज की जाती है और बहुत सक्सेसफुल भी वो रही। छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी फोर्सेस की जरूरत आज है? दूसरी बात, सरकारें बदलती हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, सरकारें बदलती, नक्सल नीतियां बदल जाती हैं। आंध्र सरकार ने बहुत साफ किया था, सरकारें किसी की भी रहे, हम जिस लाइन पर चल रहे हैं हम उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। ये जरूरी है थोड़ा सा चेंज। वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया आदित्य, ये क्योंकि जैसा हम किसी भी सरकार के लिए कहते हैं, केंद्र सरकार के लिए, कि अलग अलग विचारधारा की सरकारें आती हैं लेकिन कुछ नीतियां नहीं बदलती, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ नहीं बदलती, राजनयिक चीज़ें नहीं बदलती, रक्षा नीति नहीं बदलती। उसी तरह नक्सलियों से निपटने की रणनीति का सरकार या विचारधारा से संबंध नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिमेन वन पॉलिसी होनी चाहिए, एक नीति है कि जैसे को तैसा। आज अगर नक्सलियों ने मारा है, आप अगर 24 घंटे के भीतर आप इसका इंतकाम 24 नक्सलियों को मार कर लेते हैं तो इससे फोर्स का मनोबल भी मजबूत होता है और नक्सलियों में एक दहशत भी आप भेजते हैं। और अगर ये घटना होने के बाद हम ऐसा करने में काफ़ी समय लेते हैं या फिर छिटपुट घटनाएं होती, क्योंकि नक्सली बहुत इस कॉरिडोर्स का जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वो उन जगहों पर वारदात नहीं करते। जैसे मध्य प्रदेश का बालाघाट वो सिर्फ छिपने के लिए आते हैं, वो अपनी हाइड को कभी भी वहाँ एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझकर हमें एक बड़ी लंबी रणनीति की इस पर ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है और हमें अपनी सेना, अपने अर्धसैन्य बलों का मनोबल बढ़ाना। शैलेश जी, दंतेवाड़ा में जो हमने घटना देखा, अभी सुकमा के पास बहुत भीड़ में अमित शाह जी भी पहुंचे हुए थे। मकसद बेहद साफ था, फोर्सेस को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना और नक्सलियों के करारा जवाब देना। अब जैसे से नजदीक आएगा चुनाव, ये घटनाएं बढ़ेंगी जो अभी तक नजर आ रहा है। कुछ चेंज करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? देखिए, आप सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जैसे महाराष्ट्र से नक्सली उस गढ़चिरौली के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उड़ीसा में मलकानगिरी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप तेलंगाना की बात करें रामावरम से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इन सब के बीच फंसा हुआ है छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा इलाका, खासतौर से कांकेर के नीचे के इलाका पूरा, हम जगदलपुर जिला ले लें, बिलासपुर ले लें और दंतेवाड़ा ले लें। तो ये असल में इसका आप भौगोलिक संरचना पूरी समझिए कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपके पास सोर्सेज नहीं है। फोर्सेज के पास सोर्सेज क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑपरेशन लीड कर रही हैं वो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, CRPF हो, BSF भी है कुछ इलाके में। तो इनका ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क नहीं है। ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क है पुलिस का, चाहे उड़ीसा की पुलिस हो, चाहे छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, चाहे तेलंगाना की पुलिस हो। इस पूरे ऑपरेशन में उनको उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाता। फिर इनको जान का खतरा है तो ये अपनी सूचनाएं केंद्रीय एजेंसियों को या कह रहे हैं CRPF जैसी एजेंसियों को नहीं देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ पूरी तरह भुगत रहा है, क्योंकि वो बीच में है। क्योंकि वहाँ पर घटना करके गढ़चिरौली में यहाँ बीजापुर की तरफ आ जाते हैं, मलकानगिरी में घटना करके आप सुकमा की तरफ आ जाते हैं और रामावरम से भी आप सुकमा की तरफ आ जाते हैं। तो ये पूरा केंद्र जो है वो दंतेवाड़ा के आसपास का इलाका बना हुआ है, जो आप जैसा कि कह रहे थे। तो ये एक भौगोलिक दिक्कतें तो है, जहाँ MMC क्षेत्र जो माना जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो ये इसका उपयोग नक्सली बहुत तरीके से करते हैं और उनको कमजोरी पता है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हम इससे भी समझ सकते हैं कि जब 80 के दशक में चंबल में जो ये समस्या थी डकैतों की, तब भी ये प्रॉब्लम थी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ 3 कॉरिडोर बनता था, वही कोऑर्डिनेशन की दिक्कत थी और वो कई साल तक चलता रहा। तो हमें इस पॉलिसी को समझना पड़ेगा, जैसे कि सरस सर कह रहे थे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेशन की जरूरत है केंद्रीय स्तर से, जिसमें लोकल फोर्सेस को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया जाए, ताकि, क्योंकि ये सूचनाओं का खेल है। देखिए, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या भी है। तो इसको पूरा इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, कुछ हम लगाम लगा सकते हैं। जी सर जी, एक बड़ा सवाल था जो जहन में आ रहा था। CRPF की फोर्सेस अपने कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे से आगे पीछे नहीं जाती, वो भी तब जाती जब ऊपर से ऑर्डर आता है, वो भी तब जाती जितने समय के लिए निकलना है और जितने समय वापस आना है, सब तय रहता है। DRG के जवान ही हमारे सामने रहते हैं जब भी कोई ऑपरेशन होता है। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार, यहाँ कांग्रेस की सरकार, कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसा लगता है जब सेंट्रल फोर्सेज और जिला बल की पुलिस कार्रवाई करती है। मुझे लगता है नक्सली इश्यूज़ पर अब वो समन्वय की चुनौती तो उतनी अधिक मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि दिल्ली में लगातार बैठकें हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का काफ़ी फोकस है, क्योंकि नक्सली समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है।
समन्वय की बात जो शैलेंद्र जी भी कह रहे थे वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको याद होगा महेंद्र कर्मा जी ने सलवा जुडूम एक मूवमेंट शुरू किया और सलवा जुडूम एक बहुत जिससे नक्सली हिल गए थे और यही वजह थी कि महेंद्र कर्मा जी की जिस तरह से हत्या नक्सलियों ने की, शहीद हुए वो, उसके पीछे बड़ा कारण उनकी निर्भीकता और सलवा जुडूम जैसे बड़े आंदोलन को खड़ा करना था। सलवा जुडूम दरअसल वही बात है जिसकी बात हम कर रहे हैं। सलवा जुडूम था कि लोकल लोगों को ही नक्सलियों के खिलाफ खड़ा करना। एसपीओ भी छत्तीसगढ़ में बनाए गए, जो लोकल पुलिस के जो कर्मचारी थे उनको आपने भले ही उनकी वेतन सुविधाएं वैसी नहीं थी, लेकिन उनको आपने बंदूक दे के गाँव के ही लड़के को नक्सलियों के खिलाफ खड़ा किया। जी हाँ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, और इन पर फिर नक्सलियों ने निशाना साधा। दरअसल होता क्या है कि आपको एक पूरी टीम इस तरह की खड़ी करनी पड़ेगी जिसमें बहुत संसाधन लगेंगे, बहुत पैसा लगेगा, कि अगर कोई गांव का लड़का एसपीओ बना है, आपने उसकी तनख्वाह 10,000 की और उसको एक राइफल दे दी, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो नक्सली हमला उस पर होता है, पूरे समय उसको प्रोटेक्शन में रखा नहीं जा सकता है, और नक्सली रिहैबिलिटेशन के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो भी कई बार उन पर भी प्रश्न उठते हैं। हालांकि बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक पुनर्वास स्कूल खोला गया है, तो ये तमाम चीज़ें बहुत लेकिन मुझे लगता है कि एक नेटवर्किंग का सिस्टम अभी तक नहीं हो पाया है जो पुलिस की अर्धसैन्य बलों की मदद करे, उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं एक वाकया बताना चाहूंगा। दंतेवाड़ा से लगभग 2 बजे रात में हम सुकमा के लिए निकले थे और जैसे ही निकले, आप विश्वास नहीं करेंगे, बमुश्किल 1.5 किलोमीटर दूर कुछ नक्सलियों ने रोका और उनको ये पता था कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, जबकि हमारा डिसाइडेड नहीं था कि मुझे सुबह जाना या रात में जाना। अचानक हमारा मन किया कि चलो रात में ही चलते हैं, खाली रोड तो रहती, हमको नक्सलियों से क्या खतरा है। लेकिन उनके पास ये जानकारी थी कि आदित्य नामदेव और आदित्य नामदेव कहां से आ रहा है। इस प्रकार के सूचना तंत्र की जरूरत है। हम देखिए 70 के दशक तक हमने ये किस्से सुने हैं। जब मैंने मध्य प्रदेश पुलिस के कई जवानों से, कई आईपीएस अफसरों से बात की रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि हमारे पास टिप्स पर शहर की जानकारी होती थी कि रायपुर की पान की दुकान पर कौन कुख्यात बदमाश आया, या इंदौर या भोपाल की रबड़ी खाने के लिए कौन सा हिस्ट्री शीटर बदमाश कब आया। क्योंकि आप कल्पना करिए कि उस रबड़ी की दुकान पर, उस पान की दुकान पर उनका मुखबिर सक्रिय रहता था, और सक्रिय इसलिए रहता था कि किसी को पता नहीं होता था कि कौन है इसमें मुखबिर। पुलिस इसको प्राणपण से पालन करती थी और ये जानकारी सिर्फ एसपी और एकाध और अधिकारी को होती थी, और वो इस नियम को, गोल्डन रूल को फॉलो करते थे कि अपने घर तक में वो ये नहीं बताते थे कि कहाँ से इंटेलिजेंस इनपुट आता है। धीरे धीरे ये चीज़ें कई बार नशे में या इसमें मुखबिर खुद ये चीज़ बयां करने लगे कि हमने जानकारी दी, ये जो मारा गया है ये गड़बड़ हुई। पहले ये नेटवर्क बहुत अच्छा था, आप पुलिस बहुत सपोर्ट करती थी, उसकी गोपनीयता की रक्षा करती थी, और ये सिस्टम जब ब्रेक हुआ तो निश्चित तौर पर पुलिस कमज़ोर होती चली गई और नक्सली स्ट्रांग होते चले गए। टेक्नोलॉजी इसका एक बड़ा कारण है। अब मोबाइल पे ही डिपेंडेंसी, क्राइम भी कोई होता है तो पहले मोबाइल कहाँ चालू था, मोबाइल लोकेशन कहाँ है, जबकि नक्सली आज भी मोबाइल का उपयोग नहीं करते। उनका सूचना तंत्र मैन टू मैन आज भी काम। देखिए उनके पास, मैं कहूँगा आपको, मैं याद दिलाना चाहूँगा, अनुराधा शंकर जी उस समय ऑपरेशंस देख रही थी बतौर सीनियर आईपीएस। भोपाल में नक्सलियों का हथियार बनाने का कारखाना अनर्थ हुआ था, बेनकाब हुआ था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भोपाल जैसी जगह में, भीड़ भाड़ वाली एक जगह गोविंदपुरा में, वो जो हथियार बना रहे थे उसमें ग्रेनेड्स थे, उसमें रॉकेट लॉन्चर थे, और भारतीय सेना को जब एक्सपर्टाइज के लिए उनको दिखाए गए वो हथियार, तो उन्हें आश्चर्य ये लगा कि ये तकनीक कहाँ से आई इनके पास। उनमें से कुछ हथियार तो ऐसे थे जिनका इस्तेमाल शायद उस समय भारतीय सेना भी नहीं कर रही थी। इसका मतलब है कि इनके तार, मैं फिर इशारा करूंगा, कहाँ जुड़े हैं, सीमा पार जुड़े हैं। सीमा पार में भी जो वो नहीं हमारा मुल्क जिसके पास इस समय खाने के लाले हैं, वो मुल्क जो तकनीक का बादशाह है, वहाँ से ये कॉरिडोर कैसे जुड़ता है, किस तरह से हथियार की तकनीकी आती है। आज भी नक्सली जिस जीपीएस सिस्टम का उपयोग करते हैं, तकनीक के जिन तारों का उपयोग और जिन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, आज भी मुझे लगता है कि इस मामले में हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो हमारे सुरक्षा बलों से आगे हों। जी।
शैलेंद्र जी, एक बड़ी बात है, मुकेश गुप्ता उस समय आईजी हुआ करते थे इंटेलिजेंस, आपको याद होगा, बहुत सारे शहरी नेटवर्क लगातार टूटते थे बहुत समय, क्योंकि नक्सलियों की रीढ़ आपको तोड़ना है तो आपके जो शहर में बैठे हैं उनके सहयोगी, उनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा उनके पास जा रहा है, कहीं ना कहीं से हथियार भी उन्हीं के जरिए जा रहे हैं, शहरी नेटवर्क नहीं टूट पा रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत इसी कारण। बिल्कुल, एक देखिए एक विचारधारा जो वामपंथी विचारधारा हम जिसको बोलते हैं, उसका लबादा उड़कर नक्सलियों के लिए काम करना ये पुराना पैटर्न है। पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, चाहे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो, इस तरह की बातें कई बार सामने आती रही हैं। और हम देखिए इस कई आयाम हैं, जो ग्राउंड पे जो कार्रवाई होती है उसकी जो लिंक होती है वो काफ़ी ऊपर तक जुड़ी होती है। अब अगर हम इसी घटना को देख लें, मान लीजिए कि ये जो घटना हुई है चुनाव के जस्ट पहले हुई है, और आप भी जानते हैं कि हमने पिछले 4-5 चुनाव देखे हैं छत्तीसगढ़ में। चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। विधायक जैसे मारे गए एक ये बात अलग है, लेकिन जैसे ताड़मिटला का हमला हुआ 76 जवान, उस तरह की घटनाएं नहीं हुई। तो इसमें एक अर्थतंत्र भी काम करता है कि चुनाव के पहले इस तरह के दबाव बनाए जाते हैं, और इसमें आपको भी मालूम है कि कैसे वोटिंग होती है, कैसे राजनीतिक पार्टियों से लोकल स्तर पर नक्सलियों के कांटेक्ट होते हैं, कि कैसे किस कैंडिडेट को जिताना है और कितना पैसा आएगा, कितनी लेवी आएगी। तो ये पूरा एक इस खेल को भी हमको समझना होगा, खासतौर से चुनाव के समय। और ये घटना भी उस तरफ इशारा करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे जुड़ा अर्थतंत्र एक पूरा विकसित है। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा, और ख़ासतौर से अगर इसको कंट्रोल करना है तो अर्बन नक्सल जो है उसको उस पर ज़रूर लगाम लगानी होगी। पिछले कुछ दिनों में अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत से अर्बन नक्सली पकड़े गए हैं या गिरफ्तार हुए हैं। और एक जो पहली लाइन थी, जो आप कह सकते हैं चारू मजुमदार या कानू सान्याल के समकक्ष जो लोग थे, या उसके बाद की जो पीढ़ी थी नक्सलियों को, वो अब ख़त्म है पूरी तरह। और नई लीडरशिप जो डेवलप हुई है वो उसका उस विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ आर्थिक दृष्टि से उस सबको देखती है। तो इसको ज़रूर तोड़ना होगा। और इसमें अभी पिछले कुछ दिनों में सूचना आई थी कि नक्सलियों में भी आपस में गुट हैं, चाहे लेवी को लेकर हो चाहे ग्राउंड लेवल पर हो। तो ये जरूर नक्सली आंदोलन, अब आप ये जरूर कह सकते हैं, अगर हम इन हमलों को छोड़ दें, कि कमज़ोर पड़ा है विचारधारा की दृष्टि से भी और संगठनात्मक दृष्टि से भी। तो ये आगे तो निश्चित रूप से खत्म होगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं चिंता तो बढ़ाती हैं। चलो जी, शहरी नेटवर्क एक बड़ा कारण है, अब कोई नेक्सस टूटता नहीं, और ये वही शहर के लोग हैं जो कहीं ना कहीं हथियार मुहैया कराते हैं, पैसे मुहैया कराते हैं, लेवी मुहैया करवाते हैं। ये शहरी नेटवर्क को भी तोड़ना एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, शहरी नेटवर्क अभी भी नक्सलियों का एक अबूझ संसार बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही शातिराना तरीके से अपने शहरी नेटवर्क को उन्होंने कभी उजागर नहीं होने दिया। ये चीज़ उनकी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। भोपाल में भी जो कारखाना था वो बरसों से चल रहा था हथियार बनाने का, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये दक्षिण भारतीय दिखने वाले ये लोग जो हैं, ये बहुत ही, उसमें महिलाएं भी शामिल थीं, पुरुष भी शामिल थे, और ये यहाँ बैठकर हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको एक स्पेशल डिज़ाइन फोर्स बनानी होगी, जिसका काम जब तक नक्सल ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा, जब तक नक्सली समस्या, आज 12 राज्यों की ये समस्या मानी जाती है, 200 से ज़्यादा ज़िलों में इसके इम्पैक्ट की बात की जाती है। कम हो सकता है आंकड़ा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्या कोई स्पेशल, जैसा आपने भी जिक्र किया कि ग्रे हाउंड फोर्स जो है, उससे कहा जाता है कि नक्सली सबसे ज़्यादा डरते हैं आंध्र प्रदेश की, तो उसी ग्रे हाउंड फोर्स से डरते हैं। जी हाँ, तो आपको एक छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक स्पेशल डिज़ाइन फोर्स होना चाहिए, और जिस फोर्स को छत्तीसगढ़ के उस एरिया की, आज देखिए आप एआई इंटेलिजेंस के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद वर्चुअल वर्ल्ड बहुत फैल गया है। वर्चुअल लड़ाई से आप समझ सकते हैं, अभी अमेरिका में किसी जगह मैं पढ़ रहा था कि एक बिल्डिंग गिरी, तो आपने वहाँ रोबोटिक एंट्री की, एक रोबोटिक डॉग को भेजा गया अंदर, जिसने बहुत मदद की, वहाँ से 5-6 लोगों की जान बचाई। तो आप रोबोटिक इंटरवेंशन कर सकते हैं, ड्रोन की मदद ले सकते हैं, वर्चुअल वॉर तैयार कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर नक्सलियों का ये पूरा एरिया है। सबसे पहली लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी एक स्पेशल फोर्स के ज़रिए और इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत करके, क्योंकि नक्सलियों के साथ अब लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनके साथ जनता का समर्थन नहीं।
ऐसी घटनाएं जब होती है तो निश्चित तौर पर जवानों के मनोबल पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। 11 जवानों की शहादत, और कहीं ना कहीं ये वो जवान हैं जो फ्रंट पे लड़ते हैं, डीआरजी के जवान हैं, जिससे नक्सली निश्चित तौर पर खौफ खाते हैं। ये बहुत बड़ी क्षति कह रहे हैं, वहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी बात है, उनका साफ तौर पर कहना है डीआरजी के जवान जब जाते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत हिसाब से ट्रेंड करते हैं, ये नक्सली रहते हैं, उनको उनकी विचारधारा से वापस हम लाकर आत्मसमर्पित नक्सलियों को हम डीआरजी की शक्ल में डीआरजी के जवान बनाते हैं। बड़ा नुकसान है। निश्चित तौर पर देखिए, मनोबल के लिए मैं फिर कहूँगा कि काउंसलिंग और तमाम चीज़ें, आप युद्ध के मैदान में जब लड़ते हैं, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं आर्टिकल कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में जो पादरी निरंतर सेना से जुड़े लोगों को दफनाने का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अब ये डिप्रेशन होने लगा है कि प्रक्रिया के तहत ताबूत आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और उनको दफन करने की जो परंपरा है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आप एक तो युद्ध की आशंका पूरे समय, आपके मन में मौत का खौफ, फिर उनके परिवार में खौफ, इसके खिलाफ काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक तौर पर इसको आगे बढ़ना। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये युद्ध का हिस्सा है। भारतीय अर्धसैन्य बल, सैन्य बल बहुत मजबूत मानसिकता के साथ आगे बढ़ने वाले हमारी फोर्सेस हैं। इस तरह की घटनाओं का जवाब बड़ी मजबूती से दिया जाएगा और मुझे नहीं लगता कि हमारे जवानों के मनोबल पर इसका बहुत गहरा या कोई नकारात्मक असर होगा। तो देखिए, एक बड़ा ऑपरेशन निश्चित तौर पर होना चाहिए और जवानों को जो भाषा जवानों को यहाँ पर सिखाने की कोशिश की गई, वही भाषा नक्सलियों को सिखाने की जरूरत है। गोली का जवाब गोली से देना बहुत जरूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं जवानों के भी मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। और दूसरी बड़ी बात है, नक्सली ऐसी घटना के बाद और ज्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं और निश्चित तौर पर इसका बड़ा कारण, यानी आदित्य जी जो बातचीत आपने की है, शरद जी और शैलेंद्र जी ने भी जो बातचीत की है, इस पूरी बातचीत का सार अगर मैं निकालूं तो इतना तो तय है, इतना तो समझ आ रहा है कि हमें हमारा मुखबिरी तंत्र को और मजबूत करने की और फैलाने की जरूरत है ताकि हम इस तरह की घटनाओं को होने से रोक सकें। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, जो बड़ा हमला